नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको कानूनी मुद्दे से जुड़ी जरूरी जानकारी और समाधान देने की कोशिश करते हैं। आज हम आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कानूनी सवाल लेकर आए हैं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किसी भी वक्त आपको मदद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे सवालों पर जो हमारे समाज में रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे कि पुलिस द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर कोर्ट की भूमिका और शादी और तलाक से जुड़े कानूनी पहलू। इसके अलावा हम बात करेंगे उपभोक्ता कानून, सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर भी। तो आइए जानते हैं, जब किसी को पुलिस बिना कारण गिरफ्तार कर ले तो उस व्यक्ति को क्या कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आपने अपने वकील से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर आपका पति पत्नी के बीच समझौता हो और आप बिना तलाक के अलग रहना चाहते हो तो क्या ये कानूनी रूप से सही है। और जब आपके पास महंगा प्रोडक्ट हो और उसमें साइड इफेक्ट्स आ जाए तो आप उपभोक्ता अदालत से मुआवजा कैसे पा सकते हैं। हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब है जो हम आज एक कानूनी विशेषज्ञ से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सभी सवालों के कानूनी समाधान क्या हो सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट है एडवोकेट पुष्पिंदर सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। 2013 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हें वकालत करते हुए लगभग 13 साल हो गए हैं। वैसे तो ये राजस्थान से हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे से की थी। इन्होंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था यूएसए में, स्टेटसन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में। वैसे ये क्रिमिनल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस और सिविल केसेस में ज़्यादा रुचि रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को आपके बारे में कुछ झलक तो दे दी, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप उसमें और चार चांद लगा सके तो आप क्या कहना चाहेंगे सर। जी, आपने काफी कुछ बता दिया है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये इनिशिएटिव है, एक लॉ एडवाइस, जब मुझे पता लगा, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द क्वेरीज रेज्ड बाय द व्यूअर्स। सो बहुत सारे ऐसे लिटिगेंट्स हैं जो आंसर इन चीज़ों का उन्हें नहीं पता होता, कहीं से एडवाइस नहीं ले पाते, और इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म और एक अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा। मैं 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंटली एओआर हूँ और गवर्नमेंट साइड की प्रैक्टिस भी करता हूँ। यूनियन ऑफ इंडिया का भी मैं काउंसिल हूँ और स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ एमपी का भी। मोस्टली जो मेरी क्रिमिनल और सिविल साइड प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने बता ही दिया है। सो दैट्स इट। सर, ये हमने प्लेटफॉर्म भी ऑडियंस के लिए शुरू किया था। एक्चुअली इंडिया में इतने तरह के कानून है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कानून में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सही जवाब कैसे मिलेंगे, जो उनकी कानूनी दुविधा है उनको कैसे दूर कर पाएंगे। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। सर, पहला सवाल पूछ रहे हैं। सर, मैं आगरा से मालती हूँ। मेरे पति को पुलिस वाले बिना कोई वारंट दिखाए सीधे घर से उठा के ले गए। ना कोई कागज दिखाया, ना कोई वजह बताई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। क्या पुलिस ऐसे किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? हमारे लिए अब कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं? देखिए, पुलिस वैसे नॉर्मली डायरेक्ट किसी को इस तरह नहीं विदाउट नोटिस दिए, जो पहले सेक्शन 41 ए का नोटिस था वो देना पुलिस को मैंडेटरी था। इट्स नॉट पिक एंड चूज चॉइस नहीं थी, उन्हें नोटिस देना ही होता था। जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उसको बताना पड़ता है। और कोई भी पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई है तो उसे उसके अधिकारों का, उसके राइट्स हैं, उसको बताने का कि उसे क्यों वो अरेस्ट करने आई है, उसे भी बताएगी, प्लस उसके रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी कई बार जजमेंट्स में इस चीज को नरेट किया है, क्योंकि ऐसा पुलिस वाले कई बार इन चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। आर्नेश कुमार केस है जिसमें सारी चीजें बहुत ही बाकायदा अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नरेट की है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो उसे नोटिस देना जरूरी है। इन केस कोई किसी को भी पुलिस अगर इस तरह बिना बताए अगर उठा के ले गई है और उसके घर वाले और परिचित जो भी हैं उनको नहीं पता है कि वो किस अपना ऑफेंस के अंदर उसे अरेस्ट किया गया है, अब अरेस्ट है या डिटेन्ड है, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। सो उसके अंदर अगर अरेस्ट है तो उसे अरेस्ट का रीजन पुलिस दे के जाती है परिवार वालों को कि आपका जो भी बच्चा है, बंदा है, वो इस ऑफेंस के अंदर
इस सेक्शन के अंदर इस पुलिस स्टेशन के अंदर अरेस्ट हुआ है और उसे ले जाके 24 आवर्स के अंदर वो पुलिस के मजिस्ट्रेट के आगे पेश करते हैं, कोर्ट के सामने पेश करते हैं। इन केस डिटेंशन है और आपको नहीं पता है वो कहाँ पे लेके गए और कहाँ बता गए, तो देन देयर इज अ रेमेडी, हैबियस कॉर्पस रेमेडी है, जिसे आप कंसर्न्ड, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उसकी हाई कोर्ट के पास आप अप्रोच करके हैबियस कॉर्पस रिट लगाएंगे, जिसके अंदर वो डायरेक्शंस देंगे पुलिस को कि उस बंदे को कोर्ट में पेश किया जाए जहां पे भी है। रीजन अगर वहां से वो लेके आते हैं तो वो आपकी पिटीशन वहां पे आपको उसके अंदर रीजंस भी बता देते हैं, किस रीजंस के अंदर है अरेस्ट। फिर कुछ एक प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ गया है, उन कुछ केसेस के अंदर पुलिस अरेस्ट विदाउट पर्सनल रीजंस कुछ बताए कर लेती है। बट अगर आप हेबियस कॉर्पस में जाते हैं तो दे कैन रिवील दैट आल्सो टू दी पर्संस कि किस। एनएसए तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन अगर डिटेंशन कर लेती है पुलिस तो वो कितनी देर तक रख सकती है डिटेंशन में? ऐसी कोई डिटेंशन सी अगर अरेस्ट किए विद इन 24 आवर्स तो पेश करना ही। वैसे अगर डिटेंशन अगर आप कहें तो 3 मंथ्स तक का डिटेंशन होता है, विदाउट एनी रीजंस वो रख सकते हैं। फिर आगे एडवाइजरी कमेटी होती है, दे कैन अप्रूव इट कि उसको फर्दर एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। दैट्स लॉ विच। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला सवाल है, नमस्ते सर, मैं पटना से सुरेश हूँ। कुछ वक्त पहले हमारे इलाके में एक पर्यावरण से जुड़ी बड़ी समस्या हो गई थी, तो मैंने अपने वकील साहब से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करवाई थी। वकील साहब ने कहा था कि हमें आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाएं आर्टिकल 226 के तहत। अब मैं बहुत उलझन में हूँ सर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में आखिर फर्क क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका सुनने से इनकार क्यों किया, जबकि मामला तो पब्लिक इंटरेस्ट का था? देखिए काफी टेक्निकल इश्यूज हैं इसके अंदर। पहली बात तो मैं आपको इसमें ये क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह का पर्यावरण मामला आता है सो वो डायरेक्ट किसी भी रिट जुरिडिक्शन के अंदर नहीं जाता है। पर्यावरण मामलों के लिए हमारे पास यहाँ पे बकायदा ट्रिब्यूनल है, जो आप सब लोगों को पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली में फरीदकोट हाउस के अंदर। सो किसी भी तरह का वायलेशन, चाहे एयर पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन है, चाहे वैसे किसी भी तरह कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिलेटेड इश्यूज हैं, दैट कैन डायरेक्टली गोज टू द नेशनल ट्राइब्यूनल, और नेशनल ट्राइब्यूनल विल डील विद बिजनेस। वो पूरे अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और सभी को डायरेक्शंस देने के लिए समर्थ है और देता भी है। काफी इफेक्टिव उसके ऑर्डर्स भी हैं जो आए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में ही पीछे जब किसी तरह की पोल्यूशन, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पे कोस्ट भी इम्पोज की हैं, डायरेक्शंस भी इश्यूज की हैं, जो आज भी इम्प्लीमेंट है दिल्ली के अंदर और दूसरे स्टेट्स के अंदर। एक ग्रैब भी लागू किया था। हाँ, ग्रैब भी लागू है, जो आज भी अगर कहीं दिल्ली में अगर पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो ग्रैब, वो सब चीजें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हैं। सो रही बात 226 की और 32 की, जो डिफरेंस आप पूछ रहे हैं, दोनों ही फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर रिट अप्लाइज करती हैं। अब जो हाई कोर्ट्स का जुरिडिक्शन है दैट्स अ विद इन स्टेट। इफ किसी भी आप स्टेट में रह रहे हैं, सो पहला जुरिडिक्शन आपका बनता है कि आप अपने स्टेट कंसर्न स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करें। अगर आपको वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है तो आप स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपील दायर कर सकते हैं, लीव पिटीशन आप सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। 32 आर्टिकल भी डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी अवेलेबल है। पर जब आपके पास ऑलरेडी, वहां कोर्ट कहते हैं कि जब आपके पास हाई कोर्ट की रेमेडी आपके वहां पे आपके घर के पास अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप तब अप्रोच करिए जब आपकी रेमेडी एक या एक से ज्यादा स्टेट में हो जाए, या आपका इशू नेशनल वाइड हो जाए, यहां आपको लगता है कि जो वहां की हाई कोर्ट कंसर्न हाई कोर्ट है वहां पे आपको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाएगा और आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन अप्रोच अंडर आर्टिकल 32। पर पर्यावरण के मामले में ना तो इसके अंदर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है डायरेक्ट, ना ही इसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है डायरेक्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आज की डेट के अंदर एनवायरमेंटल लॉज के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन बनता है, जो कि एक वैलिड जुरिडिक्शन है। अगर आप उसके अंदर अप्रोच करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पे और सही डायरेक्शंस ले पाएंगे और जो भी आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना था कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, तो
अब उनको पहले हाई कोर्ट से इंसाफ की मांग करनी पड़ेगी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अब सी वो मैं प्रॉपरली आपको तब बता पाऊंगा कि उन्होंने एक्चुअल प्लीज का क्या रखी है, क्योंकि अभी मेरे पास पिटीशन क्या एक्चुअल उसके अंदर प्रेयर्स जो रेज की थी वो क्या है। बट अगर प्रेयर्स एनवायरमेंटल के रिलेटेड इश्यूज इन्वॉल्व है, सो उसका प्रॉपर जुरिडिक्शन हाई कोर्ट भी आपको फिर कहेगी कि जब आपके पास एनवायरमेंट के लिए जुरिडिक्शन है आपका, वहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना है जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज को ही देखता है, उसके पास कोई और जुरिडिक्शन नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जो उसके मेंबर्स हैं, और जो वहां पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है वो सारे एक्सपर्ट की बेंच के ऊपर ही मैटर डिसाइड होते हैं। आई थिंक दैट वुड बी द प्रॉपर जुरिडिक्शन टू अप्रोच। अब 226 आई डोंट थिंक कि उसके अंदर 226 उनको लगानी चाहिए। जी सर। It was my advice to approach National Green Tribunal. सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला सवाल है, सर मैं भोपाल से रेखा हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं और मेरे पति साथ नहीं रहना चाहते। हमने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन फिलहाल तलाक नहीं लेना चाहते। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या शादीशुदा होने के बावजूद हम दोनों कानूनन बिना तलाक के अलग रह सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या इससे हमारे कानूनी अधिकारों पर कोई असर पड़ेगा? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट इसमें। तो जी देखिए, मैरिज लॉ इंडिया के अंदर एक ऐसा लॉ है, अगर मैं इसके अंदर एक कहावत जोड़ूं जी सर बिल्कुल। कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। सो आप अगर दोनों राजी हैं अलग रहने के लिए, सो कोई भी आपको कुछ मना नहीं करने वाला है। आप चाहे 1 महीना साथ रहो, चाहे 2 महीने साथ रहो, चाहे 7 साल साथ रह लो। अगर आप अब दोनों अलग रहने जाओगे, महीना अलग रह लो, 2 महीने अलग रह लो, चाहे पूरी उम्र अलग रह लो, किसी भी कोर्ट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप दोनों राजी हो। जो भी मैट्रिमोनियल लॉज के अंदर हस्बैंड ऑफ वाइफ की कंसेंट बहुत जरूरी है जी। ठीक है, विदाउट कंसेंट के लॉज भी इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप दोनों साथ रहना चाहते हैं और एडल्ट हैं तो आपको कोई कोर्ट रोक नहीं सकती उन्हें अल्टीमेटली आपको देना, बिकॉज यू हैव दैट फंडामेंटल राइट्स दैट इट्स योर चॉइस कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। सो एडल्ट को नहीं रोक सकता साथ रहने से, और अगर एडल्ट अगर दोनों अलग रहना चाहते हैं तो कोर्ट उन्हें रख भी नहीं सकता धक्के से। हाँ, एक इसके अंदर मैं ऐड ऑन कर दूं, अगर मान लीजिए इस केस के जैसे ये दोनों, तो अब इस केस में जो क्वेरी आई है वो ये कि दोनों इच्छुक हैं अलग अलग रहने के, आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। फर्दर आपके किसी भी तरह के कोई राइट्स हैं वो भी कहीं पे भी इन्फ्रिंज नहीं होंगे, कोई आपके लीगल रेमेडीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे शादीशुदा हैं, आप सिर्फ एक होगा कि हाँ ठीक है आप अभी नहीं रह रहे हैं, 2 अलग घर में रह रहे हैं, तो आपका अगर 6 महीने बाद मूड चेंज हो जाए तो आप दोनों इकट्ठा भी रह सकते हैं। उसके लिए भी आपको किसी की परमिशन लेने की या किसी कोर्ट को अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर इंडिविजुअल लाइफ, यू कैन लिव एट योर ओन विश, ठीक है। सो ये आपकी रेमेडीज हैं। दूसरा इसके अंदर एक चीज जो एड ऑन और करना चाहता हूँ, जो कुछ और क्वेरीज के लिए आपकी आ सकती है, जैसे सेक्शन 9 की पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होती है, जिसे डाला जाता है फॉर अ कॉन्जुगल राइट्स, जहां वो उस कंडीशंस पे आती हैं जहां पे या तो पति रहना चाहता है साथ, पत्नी नहीं चाहती है, या पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है। सो जो बंदा डाइवोर्स लेना चाहता है, दूसरा जो भी स्पाउस होता है वो उसके खिलाफ केस करता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जो वैवाहिक सुख है वो लेना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। सो कोर्ट कैन पास डायरेक्शंस, उसमें कोर्ट के पास अधिकार होते हैं, कोर्ट उसको डायरेक्शंस देती है कि जाइए आप अपनी वाइफ को साथ रहिए, या वाइफ को कहती है कि आप अपने पति के साथ रहिए। बट अगर वो नहीं रहते हैं तो इसमें भी कोई कोर्ट उसको बाउंड नहीं कर सकता, या कोई हमारे पास आज की डेट में ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि कोर्ट या पुलिस उसको जाके धक्के से दोनों को साथ रखेगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो ये आपकी विश है, ये हमारे लॉज भी पूरे बड़े ही कंफर्टेबल हैं। सो दोनों की विश के हिसाब से चलते हैं, कोई राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। सर जैसे कि इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया
पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर इनका बच्चा होता है कोई, तो ये दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहना चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश नहीं किया कि चाइल्ड कस्टडी किसके पास जाएगी। जब ऐसे में कपल्स अपनी मर्जी से अलग होते हैं, तो उस बच्चे की कस्टडी में क्या होगा, उसको कौन रखना चाहता है, ऐसा कुछ साफ नाम? देखिए, अगर ये दोनों डिपेंड करता है, इसमें कंडीशंस काफी अलग आ जाती हैं। बच्चा किस स्टेज पे है, बच्चा माइनर है, बच्चा एडल्ट है। एडल्ट है तो उसकी खुद की चॉइस है, जिसके पास जाएगा उसके पास रहेगा। अगर बच्चा माइनर है, उस केस के अंदर कंडीशंस हैं, जैसे जो अभी 5 साल के छोटे बच्चे हैं, सो उनका मैंडेटरी है कि 5 साल से छोटे के बच्चे की कस्टडी मदर के पास ही रहेगी। अगर उससे बड़ा है, ठीक है, और मदर पालने के लिए समर्थ नहीं है, ठीक है, फादर उसको पालना चाहता है, कस्टडी लेना चाहता है, और मदर के पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है, और काफी फैक्ट्स एंड लॉज को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस बच्चे की कस्टडी उसको देनी चाहिए, ये मैं उस कंडीशंस की आपको बातें बता रहा हूँ जहां पे मैटर्स डिस्प्यूटेड होते हैं, ठीक है। बट जैसी क्वायरी यहाँ पे आई, उसके अंदर है कि दोनों इच्छुक हैं रहने के। आई डोंट थिंक सो अगर उन्होंने डिसीजन लिया होगा तो उसके अंदर अगर इनके बच्चे भी हैं तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि बच्चे किसके पास रहें, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एग्रीड हो रहे हैं अलग होने के लिए। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में अपनी लाइफ्स के अंदर दूसरे राइट्स भी हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। सो उनके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जैसा भी। बट हाँ, बच्चों के राइट्स को कई बार पेरेंट्स इस तरह के डिसीजंस लेते हुए बच्चों के राइट्स को अवॉइड कर देते हैं, और कई बार हमने ऐसा भी देखा है, कोर्ट्स भी इवन डाइवोर्स ग्रांट करते वक्त राइट्स को अवॉइड कर देती हैं। सो कई बार अपील्स हमने देखी है कोर्ट्स में कि बच्चों के राइट्स की तरफ नहीं ध्यान दिया। तो वो राइट्स चाहे वो इंडिविजुअली लें चाहे वो कोर्ट के थ्रू लें, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज दे आर माइनर्स, दे डोंट अवेयर अबाउट देयर राइट्स और फ्यूचर, ठीक है। सो वो हमें एज ए नैतिक तौर पे हमें उन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए अगर हम इंडिविजुअली अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं। सर जैसे कभी कभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जहाँ पे कोर्ट को सामाजिक भावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में अतुल सुभाष का एक केस आया था, जहाँ उसके बच्चे की कस्टडी जब उनके माँ बाप मांगने गए अतुल सुभाष के, तो पुलिस ने, कोर्ट ने नहीं दी, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने उनकी कस्टडी उनकी माता को ही दी, लेकिन दादा दादी को नहीं दी। तो ऐसे में जब समाज में ये माहौल था कि दादा दादी को दे देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तो अपना बेटा खोया है, तो कम से कम पोते के सहारे तो अपना वो जीवन व्यतीत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जब सामाजिक भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए कोई फैसला देता है? सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, बट नॉट बिफोर द लॉ। पहले लॉ को ध्यान में रखा जाता है, लॉ के बाद में सामाजिक की भावनाएं, समाज की भावनाएं वैसे लॉ की निगाह में कुछ भी नहीं है। लॉ इज अ लॉ, जैसा लॉ के अंदर डिसाइड है, कोर्ट ने उसी हिसाब से ही पिटिशन को डिसाइड करना है। अगर इस कंडीशन में जो आप बता रहे हैं उसमें लॉ है कि देखिए, मदर और फादर, इफ द फादर इज अलाइव और मदर इज नॉट अलाइव, द कस्टडी विल गोज टू द फादर। अगर वैसा वर्सा है सो दूसरे कपल को जाएगी। सो जो उसका नेचुरल पेरेंट है वो उसके पास रहेगा ही, माइनर को उसी के पास कस्टडी जाएगी। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अगर वो सिंपैथेटिक व्यू से मांगे सो कोर्ट उनको कस्टडी नहीं देता है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ सेटल्ड इन दिस। थैंक यू सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला सवाल दृष्टि ने 17 से पूछा है, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच रिश्तों में बहुत खटास आ गई है, हम तलाक लेने की सोच रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर हमें तलाक मिलता है तो क्या कोर्ट हमारी संपत्ति का बंटवारा भी करेगा, जैसे कि घर, कार, बैंक बैलेंस आदि? और अगर हाँ, तो क्या बंटवारे के लिए हमें कोर्ट पे कुछ विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा या दोनों के बीच आपसी समझ से ये तय हो सकता है? देखिए, इसमें ये जो एक पहले क्वेश्चन था कि आपसी सहमति से, सो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपसी सहमति से आप कुछ भी कर लें, कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, बट दैट कंडीशन शुड नॉट वायलेट एनीबॉडीज राइट, ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के राइट्स को वायलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी तरह। अब रही बात कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों राजी हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट हाँ, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन
बिल्कुल नहीं, कोर्ट उसके अंदर पार्टीशन किसी तरह का भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो डाइवोर्स पिटिशंस होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स ही तय होता है, किसी तरह का प्रॉपर्टी पार्टीशन तय नहीं होता है। पार्टीशन प्रॉपर्टी का अगर करवाना है तो उसके लिए आपको पार्टीशन सूट डालने पड़ते हैं, बट अगर जो डाइवोर्स केसेस के अंदर दूसरा जो आप ले सकती हैं वो आपकी परमानेंट एलिमनी ले सकती हैं। इंटरिम एलिमनी और परमानेंट एलिमनी का दोनों का उनका राइट है जो वो ले सकती हैं अपने पति से। टेम्परेरी एलिमनी जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन व्हिच शी कैन टेक, ठीक है। परमानेंट जो आपको कोर्ट मेंटेनेंस जो परमानेंट ग्रांट करेगी, अगर आप कुछ कमाती नहीं है सो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, सो उनको कोर्ट के अंदर जब केस फाइल होता है तो दोनों तरफ से एफिडेविट फाइल होते हैं, पूरी इनकम रिकॉर्ड्स फाइल होती हैं। कोर्ट उन इनकम्स को असेस करती है कि दोनों अगर समर्थ हैं तो फिर उन केसेस में परमानेंट एलिमनी रिजेक्ट भी हो जाती है। अगर लड़की उसके केसेस में अगर समर्थ है पैसा कमाने की और अपना जीवन इंडिपेंडेंटली चला सकती है, सो उन केसेस में एलिमनी ग्रांट नहीं होती है। तो जिनमें नहीं है समर्थ उन केसेस में एलिमनी ग्रांट हो जाती है। बट रही बात, इन्होंने जो सवाल पूछा था कि हमारे बंटवारा होगा बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, अगर आप अब जितना भी प्रॉपर्टी आप दोनों ने अपने सहमति से बनाई है तो आप अपनी सहमति से उसको बंटवारा कर सकते हैं, बैठ के भी जो चीज आप ले जाना चाहें, आपके हस्बैंड ले जाना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उसका कोर्ट से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो जो उसका ऑनर है वो भी रख सकता है, ठीक है। और अगर आपकी वो प्रॉपर्टी सारी आपके हस्बैंड की और आपने इसके अंदर कुछ नहीं हिस्सा डाला है, फिर वो परमानेंट एलिमनी की तरह ही डिराइव होगी, ठीक है, कि आप एलुमनी ग्रांट कर सकती हैं, एज ए राइट आप उसमें कुछ नहीं कर सकती। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसनसोल से टेरिन ने पूछा है, मुझे एक बहुत ही महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट साइड इफेक्ट के साथ मिला। जब मैंने कंपनी से रिफंड या रिप्लेसमेंट की मांग की तो उन्होंने मना कर दिया। क्या उपभोक्ता कानून के तहत मुझे मुआवजा दिलवाना संभव है, और अगर हाँ तो कौन से कदम मुझे उठाने चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उपभोक्ता अदालत में केस दायर करने की प्रक्रिया क्या है। क्या मुझे वकील की मदद लेनी चाहिए या मैं खुद ही अपना केस पेश कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल उपभोक्ता जो कानून है बहुत ही सरल है, इसमें कुछ कोई बहुत सारी टेक्निकलिटीज इसमें नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको किसी तरह का कोई प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट या किसी भी तरह की आप फाउंड करते कि मिस ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर की हैं किसी ने, सो डेफिनेटली यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर चल जाएगा केस उसका। सो अभी जो भी अमाउंट है, आप जुरिडिक्शन आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जो भी आपके नियरेस्ट कंज्यूमर उपभोक्ता भवन होगा वहाँ पे उपभोक्ता कोर्ट के अंदर, आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप जाके उस केस को दायर कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी काफी सिंपल है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और अप्रोच करना है विद द एविडेंसेस कि आपके पास बिल्स हैं, तभी आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्स लगा के प्रोडक्ट का बताइए उसमें क्या डेफिशिएंसीज आई हैं आपको वो मेंशन करनी है, सो आप उसमें खुद भी केस दायर कर सकते हैं। एज सच बहुत ही लंबी प्रक्रिया कंज्यूमर फोरम की नहीं होती है, ना ही इसमें जैसे सिविल कोर्ट्स के अंदर प्रोसीजर फॉलो होते हैं, सो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर इस तरह के किसी भी तरह के कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं। सिंपली वो आपकी कंप्लेंट पे जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है उसको कॉल करते हैं, वो जवाब देंगे आके। दोनों पार्टीज से अगर जवाब पे, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आने पे कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है अपनी गिल्टी, सो वो वहीं पे आपके साथ मैटर सेटल करती हैं। और जिन केसेस में आगे ट्रायल चलता है तो कोर्ट कैन ग्रांट आल्सो द क्लेम्स, ठीक है, उसमें आपको इजीली मिल जाता है। और प्रक्रिया आप इंडिविजुअली आप अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन वहां पे जाके फाइल कर सकते हैं। और जैसे आप उपभोक्ता अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं उसके अंदर आप एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पे जाके उपभोक्ता कोर्ट के अंदर जाके भी किसी की हेल्प, प्रक्रिया पूछेंगे क्या प्रोसीजर है, दे विल आल्सो टेल यू कि किस तरह एप्लीकेशन फाइल होनी है, तो आपकी हियरिंग्स नॉर्मल वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी और आप वहां से जाके अपना मुआवजा ले सकते हैं। सर जैसे कि हमने देखा है कि ज्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे जो होता है कि नो साइड इफेक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो ऐसे में इस कंपनी पे ये केस भी हो सकता है कि इन्होंने फेक एडवर्टाइजमेंट की थी?
यस, अभी जो अमेंडमेंट कंज्यूमर कोर्ट के जो अभी कंज्यूमर एक्ट में जो 2023 में अमेंडमेंट्स आए हैं, सो वो इन सब चीजों को डील करते हैं। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पहले भी, इवन किसी भी तरह का गलत प्रचार करके प्रोडक्ट्स बेचना, दीज ऑल आर कवर्स अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो इसके अंदर आप इजीली उपभोक्ता भवन के अंदर जाके ये क्लेम उसके अंदर ले सकते हैं। और इनको ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आप देखेंगे तो जिनमें उपभोक्ता भवन ने दिया भी है क्लेम, और अच्छा खासा क्लेम दिया है, और किसी तरह के साइड इफेक्ट्स उसके अंदर आए हैं और आपका कोई लॉस हुआ है, दैट कैन ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। सो आप वो सब चीजें उनसे क्लेम कर सकते हैं। सर अगला सवाल है। नमस्ते सर, मैं अंजलि बोल रही हूँ और मैं मुंबई में एक स्टार्टअप चला रही हूँ। हमारा व्यवसाय अभी भी एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा है जिसे हम बाजार में लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें कौन कौन सी कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें प्रोडक्ट के डिज़ाइन और ब्रांड के बारे में कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा? क्या कस्टमर से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ खास कानूनी दस्तावेज तैयार करने होंगे? और अगर हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा जाएगा तो क्या हमें उपभोक्ता अधिकारों और ई कॉमर्स नियमों का पालन करना होगा? कृपया मुझे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वैसे तो ये पूरा का पूरा इशू जो है वो मैनेजमेंट रिलेटेड इशू है, जी। ठीक है, लॉ फिट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। बट हाँ, रही इसमें जो इशू इन्वॉल्व है वो है ट्रेडमार्क का और पेटेंट का। ये देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, सो उससे अगर आप रजिस्टर्ड करवा के लॉन्च करते हैं, चाहे उसके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई कर रहा है, चाहे पेटेंट अप्लाई कर रहा है, सो मींस यू आर रिजर्विंग योर राइट्स ऑन इट। अगर आप उस पे रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, सो मींस यू आर नॉट रिजर्विंग योर राइट्स। इफ टुमारो समथिंग comes with the competitor come with the same product, you cannot claim, ठीक है। सो कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, सो उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो काफी अच्छा चलेगा। सो उसको पेटेंट करवाना, रजिस्टर्ड करवाना, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना एक काफी आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर काफी अनिवार्य है, और आपको करना चाहिए भी, आपकी खुद की मार्केट सेव करने के लिए। फिर उसके बाद किसी भी तरह का कोई मार्केट, जितना मुझे इस कॉमर्शियल लॉज के अंदर नॉलेज है, कोई भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड ऑल्सो दी प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर ई ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, सो वो प्राइवेसी लॉज आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। अदरवाइज उनके वायलेशन के अंदर आपको काफी हैवी कंपनसेशन का भुगतान करना पड़ सकता है फ्यूचर में। सो वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए प्रॉपर होने चाहिए, जीएसटी जो भी टैक्स लॉज हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सो चैनल आप पूरा एकदम एग्जैक्ट पकड़े। किसी भी तरह के आजकल जो हमें काफी देखने को मिल रहा है, ई ट्रेडिंग के अंदर ई फ्रॉडिंग बहुत ज्यादा है। सो उस ई फ्रॉडिंग से बचने के लिए जो भी आप मेजर्स उठाएं वो आपको उठाने चाहिए। तो उसी के अंदर ही ट्रेडमार्क रिजर्वेशंस वगैरह भी आपको एक अच्छी किसी अटर्नी से सलाह लेके उसको फाइलिंग करना चाहिए, और आपको वो ट्रेडमार्क लेके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वही एक करेक्ट प्रोसीजर है इस चीज को स्टार्ट करने का। सर जैसे कि पूछ रहे हैं कि अगर ये ई कॉमर्स में बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, तो जैसे कि कस्टमर्स की जो डिटेल्स जाएंगी उनके पास, उसको भी सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, आप किसी भी तरह की किसी कस्टमर की आगे डिटेल्स कहीं सेलिंग करते हैं या किसी भी उसको पब्लिक करते हैं, सो दैट यू हैव टू पे अ hefty amount of compensation on it। उसका आपको प्राइवेसी आपको रखनी ही रखनी है, एंड देयर इज अ प्रॉपर लॉज फॉर इट, जिसके अंदर आपको ये किसी भी तरह की कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है किसी की भी। अंजलि जी, उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है। नमस्ते सर, मैं प्रियंका और मैं नोएडा में रहती हूँ। हाल ही में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने मेरी निजी तस्वीरें, संदेश और कुछ अन्य व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी। अब मुझे बहुत ही चिंता हो रही है क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन और सम्मान के लिए बहुत नुकसानदेह है।
मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये साइबर क्राइम के तहत आता है, और अगर हाँ तो मुझे इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं और उन हैकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं। देखिए, बिल्कुल ये साइबर क्राइम के तहत आता है और इसमें आपको पुलिस को कंप्लेंट सबसे पहले करनी बनती है। ठीक है, अगर कोई भी आपकी प्राइवेसी हर्ट कर रहा है और आपकी कुछ किसी तरह की भी जो अपना आपके अकाउंट्स हैक किए हैं, सो प्रॉपर प्रोसीजर उसके अंदर पुलिस कंप्लेंट कीजिए। पुलिस उन सभी अकाउंट्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके इन्वेस्टिगेशन करके उसको अपना उनको ब्लॉक करेगी और उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन भी लेगी। अगर आप उन हैकर्स को पर्सनली जानते हैं तो आप उनका नाम भी दे सकते हैं। अगर नहीं भी जानते, आज की डेट में पूरा प्रोसीजर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उन हैकर्स तक की डिटेल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जिसमें सब के सब अंडर प्रोसिक्यूशन अंडर इन्वेस्टिगेशन आके आगे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, पूरा एक केस स्टार्ट हो जाता है उनके खिलाफ में। तो वो प्रक्रिया जो है इनको फॉलो कर लेनी चाहिए अगर इस तरह का कुछ ऑफेंस इनके साथ हुआ है। तो सर ऐसे मामलों में जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उन तस्वीरों को हटाना वहां से या उन हैकर्स को पकड़ना? नहीं, जैसे ही हम कंप्लेंट फाइल करते हैं सो पुलिस उसका हमें उसकी डिटेल्स यूआरएल आईडी जो भी अपनी डिटेल्स होती हैं हमारे पास अवेलेबल, हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन में देती है। अगर पुलिस को लगता है कि वो प्राइमा फेसाई केस जो है उसके मेड आउट हो रहा है और ऐसा साइबर क्राइम वहाँ पे कमिट हुआ है, तो डेफिनेटली पुलिस उस चीज़ को ब्लॉक भी करवाती है और जो आगे जितना भी उन्होंने डैमेज किया है उन सब चीजों को ऊपर ब्लॉकेज लगा देती है। द पुलिस हैज पावर टू डू ऑल दिस। सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर आखिरी सवाल है। नमस्ते सर, मैं सुमित हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। मेरे पास एक जमीन है जो मेरे परिवार की संपत्ति है। हाल ही में मेरे भाई ने उस जमीन पर बिना मेरी अनुमति के कब्जा कर लिया और अब वह मुझे धमकी दे रहा है कि वह इसे बेच देगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि ये मेरी संपत्ति है और मैं इसे किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहता। क्या मुझे अपनी संपत्ति का अपना अधिकार फिर से हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, आपका जो संपत्ति है उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कानून की हेल्प लेनी चाहिए, जिसके अंदर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है कि इनके फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपका राइट है। अगर उन्होंने किसी भी तरह का कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले तो ये होता है कि वो आगे बेच ना दें, तो आप सबसे पहले एक स्टे लें जाके कोर्ट से। वो उसके लिए आप सूट जो है फाइल आपने करना होता है। आप जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उसी ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट के अंदर जाके आपको वहां पे सिविल सूट फाइल करना है। सिविल सूट आप वहाँ पे एडवोकेट से जाके लोकल एडवोकेट से जाके अप्रोच करिए। आपकी जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं प्रॉपर्टी की, जो भी आपके पास उसका पूरा डिटेल्स हैं, वो उनके साथ एडवोकेट के साथ शेयर कीजिए। सो सूट इनका जो है ब्रदर ने लिया, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन एज वेल एज पार्टीशन। इफ द पार्टीशन इज नॉट हैपेंड सो देन दे कैन आल्सो फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन की उनके नाम पे भी करे और उनको पोजीशन भी दिलाए। सो दोनों एक ही के अंदर ये सूट डल जाएंगे। सो जिसके अंदर आपको और उसी के अंदर इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशंस लगती हैं, जिसके ऊपर स्टे होता है कि वो आगे फर्दर एलिनिएट किसी को भी प्रॉपर्टी को ना कर पाए। जिस दौरान ये सूट पेंडिंग रहेगा उस दौरान उस प्रॉपर्टी पे प्राइमा फेसाई अगर एस्टेब्लिश करने में आप समर्थ रहेंगे कि ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और आपके भाई के पास है, वो नहीं दे रहे हैं, सो कोर्ट आपको डेफिनेटली वहां पे स्टे भी देगा और उनके ऊपर रोक भी लगाएगा कि वो आगे किसी की प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आगे फर्दर सेल ना करें। और जिस दौरान ये सूट आपका पेंडिंग रहेगा तो वो स्टे उस पे काबिज रहेगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहेगी। जब आप सक्सीड करेंगे अपने केस के अंदर, तब आपको आपके राइट्स विद प्रॉपर्टी, पोजेशन, ओनरशिप राइट्स सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और आई थिंक आपकी क्वेरी इसके अंदर सॉल्व हो गई होगी। यही एक रेमेडी है सिविल के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को लेने के लिए। सर वैसे इनके भाई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते जब तक कि जो सारे उनके जितने भी उत्तराधिकारी है सब राजी ना हो जाए, तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते? ये कुछ केसेस बिल्कुल वो आगे उसको बेच नहीं सकते हैं, बट
parties can fraud they will do something, so it's better to approach a court and take a stay on it. ठीक है, so अदरवाइज पार्टीज कई बार फ्रॉड खेल जाती हैं, सो उससे बचने के लिए आपको कोर्ट में अप्रोच करना एक उचित रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ सवाल जिसको हमने अपने एक्सपर्ट से पूछा। पुष्पिंदर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और उनके सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये इनिशिएटिव लेते हैं कि आप क्वेरीज, आपकी जितनी भी क्वेरीज आपके व्यूअर्स की आती हैं, आप उनको शेयर करते हैं और शेयर करके उनको आप हेल्प करते हैं कि वो सारी की सारी एक लीगल रेमेडीज, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लीगल फील्ड टू गिव अ प्रॉपर एडवाइस टू अ इंडिविजुअल पर्सन। आप आपके व्यूअर्स ऐसी ऐसी रिमोट एरिया से हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पा रही है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बुलाया और हमें यहाँ पे और हमें आपके साथ चाय पीने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम वो सवाल हमारी अगली वीडियो में लेंगे। आप हमारी जीमेल आईडी पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।